कि मारुति में सबसे ज़्यादा अच्छी कोई चीज़ है तो वो माइलेज है। तो मैं सीरियसली बताऊं तो मुझे इस गाड़ी में माइलेज के अलावा मुझे एक सिंगल चीज़ भी अच्छी नहीं लगी। अंदर से क्लैंप लगा हुआ रहता है, हुक पे ये टाइट रहता है, तो एक जगह जर्क में ये पटकाया और फिर ये निकल करके बाहर आया। आवाज़ का तो कहना ही नहीं है, जब तक म्यूजिक ना बजाए आप तो इसमें जा ही नहीं सकते। एक्चुअली मैं इसमें बता ही नहीं सकता कि इसमें कहाँ से आवाज़ आती है, क्योंकि ये सर्विस स्टेशन वाले भी नहीं बता सकते कि कहाँ से आवाज़ आती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजेंद्र कुमार। दोस्तों, आज हम झारखंड के गिरिडीह ज़िले के बगोदर शहर में आए हुए हैं और यहाँ पर हमें इनवाइट किया है अंशु चौरसिया जी ने, जिनकी वैगनार कार है और इस कार को इन्होंने 40,000 किलोमीटर चलाया है। और इस कार के विषय में ये जो भी अच्छी चीज़ें हैं और जो बुरी चीज़ें हैं, इस गाड़ी को चलाते हुए ये क्या महसूस किए हैं और एक ओनरशिप कस्टमर रिव्यू देने के लिए हमें यहाँ पर इन्वाइट किया है। और इस वीडियो में इनके जो ओनर हैं उनको मैं बुलाना चाहूँगा और उन्हीं से सारी बातों को जानते हैं। तो अंशु जी, हमारे वीडियो में तो सबसे पहले आपका स्वागत है। इस कार को मैंने ट्रू वैल्यू से ख़रीदा था और जिस समय मैंने ख़रीदा था तो उस समय ये 40,000 किलोमीटर चला हुआ था। उसके बाद मैंने 40-42,000 किलोमीटर के आसपास मैंने खुद से चलाया है इसे, और ये मैं पर्सनल यूज में ही इस कार को ज़्यादा यूज किया हूँ। और ट्रू वैल्यू से जब मैंने ख़रीदा था तो ये 2016 एक्चुअली ये शायद 2015 मॉडल है और मैंने इसे 14 महीने के न्यू परचेज से 14 महीने के बाद ख़रीदा था। तो उस समय मेरे को ये 2,80,000 रुपये के करीब पड़ा था ये गाड़ी, विथ ये वारंटी, ट्रू वैल्यू का वारंटी था। और वहाँ के जो एम्प्लॉय वगैरह थे वो काफ़ी कोऑपरेटिव थे। हमारे देश में सेकेंड हैंड कार का भी बहुत बड़ा मार्केट है और बहुत सारे लोग सेकेंड हैंड कार को भी परचेज़ करना चाहते हैं। तो उन लोगों को भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो एक फेयर आइडिया लग पाएगा कि ट्रू वैल्यू से सेकेंड हैंड कार को ख़रीदना कैसा रहता है, क्या वहाँ से अच्छी कार भी खरीदी जा सकती है। हाँ, वो क्या है कि आप चाहे वो ट्रू वैल्यू से ख़रीदे, चाहे आप वो कोई कस्टमर से ख़रीदे, चाहे आप कहीं और से भी ख़रीदे, सेकेंड हैंड गाड़ी में होता क्या है बेसिकली कि जब तक आप उसको खुद से नहीं देखिएगा, खुद से नहीं जांचिएगा, खुद से नहीं चला करके हर एक चीज़ को देखिएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि हाँ गाड़ी की कंडीशन क्या है, नहीं है। वो होता क्या है कि बाहर से तो मेरे को ये गाड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी उस समय। एक नॉट ए सिंगल स्क्रैच, विथ एक्सेलेंट कंडीशन, विथ प्रॉपर सर्विस रिकॉर्ड, सब कुछ था। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी उस समय, मैंने तो गाड़ी ले ली। उसके बाद लेने के बाद मुझे पता चला कि हाँ इसमें ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, क्योंकि आदमी 2-4 मिनट या 5 मिनट या 1 घंटे चला करके गाड़ी को जज नहीं कर सकता। वो जब गाड़ी आदमी चलाने लगता है, कंटिन्यू जब यूज करने लगता है, रखने लगता है, तो जा करके उसे पता चलता है कि हाँ इस गाड़ी में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। वो तो अच्छा है कि मैंने ट्रू वैल्यू से गाड़ी लिया था और मुझे बहुत तरह की वारंटी वगैरह मिली थी, तो बहुत सारा पार्ट्स मैंने वारंटी में ही चेंज कराया था। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा आगे का सॉकर लीक कर गया था तो वो मेरे वारंटी में ही वो उन लोगों ने चेंज कर दिया। मेरा स्टीयरिंग बॉक्स ख़राब हो गया था, स्टीयरिंग बॉक्स भी उन्होंने वारंटी में ही चेंज कर दिया। मेरे गियर में एक आवाज़ आता है, वो क्या नाम है, उस पर्टिकुलर नाम मैं नहीं जानता हूँ, वो पूरा गियर का पूरा बॉक्स होता है वो, तो वो उन लोगों ने वो भी वारंटी में ही मेरा चेंज कर दिया। मतलब मेरे को लगता है 2,80,000 में मैंने गाड़ी खरीदी और 50-60 हज़ार का पार्ट्स उन्होंने चेंज कर दिया। कहने का मतलब है कि ट्रू वैल्यू में आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। काफ़ी ज़्यादा। तो होता क्या है कि जो भी डीलर हैं, गाड़ियों को जो बेचने का काम करते हैं, उनके पास चाहे जैसी भी गाड़ी हो, जिस कंडीशन में भी हो, थोड़ा सा उनको काम करके और चमका करके उनको मेन उन लोग का मोटो होता है उस गाड़ी को बेचना। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि आप खरीदने वाले हैं तो उस गाड़ी को किस तरह से खरीदते वक्त आप देखते हैं और परखते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है जी। तो अगला मैं आपसे पूछना चाहूँगा अंशु जी कि इस कार को चलाते हुए आपने 40,000 किलोमीटर चलाया है, इस कार में सबसे पहले आप पॉजिटिव चीज़ें बता दीजिए। पूरे इंडिया को पता है कि मारुति के कार में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है इनका माइलेज। मारुति की कोई भी गाड़ी हो माइलेज के लिए जानी जाती है और इंडिया में ये माइलेज जो इनकी विशेषता है, इसी विशेषता के चलते इंडिया का 50% मार्केट शेयर ये पकड़ के बैठे हुए हैं। और आज भी भारत में भेड़ चाल में चलने वाले लोगों की कमी नहीं है और उसको हम लोग धड़ल्ले से एक्सेप्ट कर रहे हैं, मारुति की गाड़ियों को, और ख़रीद रहे हैं। अंशु जी, और आप इस गाड़ी में कोई पॉजिटिव चीज़ बताना चाहें? इस गाड़ी में पॉजिटिव तो मेरे को कुछ आज तक लगी नहीं है, क्योंकि जब से मैं लिया हूँ तब से मैं परेशान ही हूँ उस गाड़ी को लेकर के। कभी ये प्रॉब्लम, कभी वो प्रॉब्लम। ऐसा बात नहीं है कि मैंने सेकेंड हैंड ख़रीदी तो ये दिक्कत है।
क्योंकि इसमें लगभग जितने भी सारे पार्ट्स से मेरे को जो कंप्लेन आई है वो सारा मेरे को नए नए पार्ट्स में कंप्लेन आई है। पुराने कोई भी पार्ट्स ऐसा नहीं है कि कोई भी पुराने पार्ट्स मेरे को लगे हुए उसमें कोई तरह का, जैसे सॉकर है, नया सॉकर मैंने लगाया, एक जर्क में पटकाया, उसके बाद सॉकर लीक, फिर से मैंने सॉकर जाकर चेंज कराया। अभी मैं आपकी गाड़ी में चढ़ के आ रहा था, अभी भी आपके सस्पेंशन सॉकर से आवाज़ आ रही वो है कि मैं जब सर्विस स्टेशन गया वहाँ पे मैंने बताया कि देखिए मुझे कुछ हल्का सा कुछ नॉइज आ रही है आगे वाले सॉकर से, तो सर्विस स्टेशन वालों ने कहा कि सर यहाँ पे आपके कैलिपर पिन और क्या क्या बूस्ट बेयरिंग वगैरह कुछ कुछ होता है वो सब में प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा यार चेंज कर दो इसको, तो बोला कि ठीक है सर चेंज कर देता हूँ। तो उन लोगों ने चेंज कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, जब से उन्होंने चेंज किया तब से मेरा नॉइज 1-2% नहीं 10 टाइम्स और बढ़ गया। अब तो अभी खुद मेरे गाड़ी में भी बैठ करके आपको तो खुद पता चल ही गया हो। मारुति की गाड़ियों के जितने भी कस्टमर मिलते हैं वो हमेशा इन गाड़ियों के बिल्ड क्वालिटी, फिट एंड फिनिश से कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं। आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? फिट एंड फिनिश से तो मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। और जहाँ तक बात रहा बिल्ड क्वालिटी का, तो मैं उड़ीसा जा रहा था इस गाड़ी को लेकर के। तो जाते वक्त क्या हुआ कि किसी जगह पे गाड़ी चलते चलते और मैंने नोटिस किया कि ये जो मेरा बम्पर है ये वाला, अच्छा, यहाँ भी एक कैमरे में अगर दिख पा रहा होगा यहाँ पर, ये तो मैंने बाद में नट से इसको ये करवाया नट था। बोल्ट से टाइट हाँ, तो करवाया। वो नट भी ये नहीं रह पाया था। एक्चुअली क्या हुआ था, ये तो पहले तो ये तो अंदर से क्लैंप लगा हुआ रहता, हुक पे ये टाइट रहता है। तो एक जगह जर्क में ये पटकाया और फिर ये निकल करके बाहर आ गया, तो नीचे लटक रहा था। हाँ नीचे आकर के ये लटक गया। फिर क्या हो रहा था कि चलते चलते ये वाला पोर्शन इस चक्के पे सट रहा था। तो मैं सोचा कि यार क्या हो गया। मैं जब उस मिरर पे मेरे को दिखा ये, तो मैं आगे जाकर के रोका। मैं सोचा कि यार हाईवे पे चल रहा हूँ, किसने मार दिया। तो मुझे पता चला ओ नहीं, ये चलते चलते खुद में खुद खुल गया। तो उससे पता चल सकता है कि किस तरह का इसका बिल्ड क्वालिटी है। जब चलते चलते बिना मारने के बाद का तो बात अलग है। मारुति में सबसे ज़्यादा अच्छी कोई चीज़ है तो वो माइलेज है। तो मैं सीरियसली बताऊं तो मुझे इस गाड़ी में माइलेज के अलावा मुझे एक सिंगल चीज़ भी अच्छी नहीं लगी। इस गाड़ी को ख़रीदने का बस एक ही रीज़न रहा कि आदमी, मैं एक्चुअली मेरे घर में मेरा भाई है, मेरा बड़ा भाई है, वो बुलेट चलाता है। तो वो बोला कि यार मुझे कोई ऐसी गाड़ी चाहिए जो उतना ही तेल में काम चल जाए। हाँ, लोकल में ये गाड़ी आराम से मुझे अगर अच्छे से चलाएं, ढंग से अगर लोकल में भी चलाए तो आराम से ये 18-19 का माइलेज दे देता है। और फिर जब हाईवे पे चलता है तो ये तकरीबन मुझे विथ एसी 21 से 22 का माइलेज दे देता है। बिना एसी में तो ये MID पे कभी कभी ये 24-25 भी दिखाया है। आपने कभी इसको टैंक टू टैंक मापा है? इसे टैंक टू टैंक विथ एसी ही मापा हूँ तो 21 से 22 का माइलेज मेरे को मिला है। कहने का मतलब है कि अगर आपको किसी कार से माइलेज चाहिए तो वो वैगनार आपको दे सकती है आराम से। आप इसके कुछ सर्विस के बारे में बताइए। सर्विस वैसे तो मैं 10,000 किलोमीटर पे वैसे होता है, लेकिन मेरा रनिंग बहुत कम है। तो उस हिसाब से 8,000 7,500 किलोमीटर में मैं इसका मोबिल वगैरह सब चेंज करवा देता हूँ। तो मुझे सर्विस कॉस्ट ज़्यादा नहीं, हार्डली 2,500 से 3,000 रुपया गिरता है, जिसमें से 1,400 1,450 रुपया मोबिल का चार्जेस होता है और कुछ उन लोग का लेबर चार्ज वगैरह मिला के 2-2,500 रुपया होता है। इस गाड़ी के इंजन का परफॉर्मेंस तो डिसेंट है, बढ़िया है, ठीक ठाक है। मैं उतना भी ज़्यादा बढ़िया तो बोलूँगा नहीं, क्योंकि अब दूसरे गाड़ी से कंपेयर करूँ तो उस हिसाब से ठीक है। और क्योंकि शायद 1000 सीसी की कितने सीसी की इंजन है, 3 सिलेंडर, तो उस हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। वैसे तो जब एसी चला करके जब ये इसे चलाते हैं तो इंजन का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। विदाउट एसी बढ़िया है। कभी तो मैं टॉप तो मैं लेकर नहीं गया हूँ, लेकिन फिर भी 140 तक ये आराम से चली जाती है। रांची रोड में मैंने 140 तक इसे भगाया है। स्टेबिलिटी मेरे को लगती है कि 80 के बाद ये रोड छोड़ने लगती है उस हिसाब से। और सबसे बड़ी बात है कि इस गाड़ी का जो स्ट्रक्चर है, जो डिज़ाइन है, वो टॉल बॉय डिज़ाइन है। आप देख सकते हैं काफ़ी ऊंची गाड़ी है और इसकी जो वज़न है वो भी काफ़ी कम है, मतलब कर्व वेट भी इस गाड़ी का काफ़ी कम है, जिसके चलते स्टेबिलिटी की शिकायत आती है जी। रस्टिंग इंडिया के हर कोने में नहीं होता है। जहाँ पर पानी जो इन्वायरमेंट है, जो नमकीन वाला क्षेत्र होता है, जहाँ पानी खारा होता है, वैसे जगहों में
जो चदर होता है वहाँ पर ज़्यादा गलावट की समस्या हाँ, आती है। हम हमारे लोग- झारखंड हाँ, में इस तरह का समस्या एनवायरनमेंट नहीं है, तो वो ज़्यादा दिक्कत ये नहीं होता इस है। तरह का समस्या मैंने जनरली बिहार की गाड़ियों में देखा है। हाँ। बिहार की गाड़ियों में जितना भी होता है ना, मतलब मेरा नानी घर बिहार ही है, तो उधर जितनी भी स्कॉर्पियो मैंने जितनी भी देखी है, सब जगह इधर रस्टिंग, इधर रस्टिंग, इधर रस्टिंग, सब जगह मैंने रस्टिंग देखा है। क्योंकि मेरे मामा लोग के पास भी गाड़ी है, वो लोग वहाँ पे बताते हैं कि वहाँ जो पानी है वो खारा पानी है, इसीलिए उधर जो रस्टिंग आ जाती है। अच्छा, ये केबिन के अंदर का कुछ फील बताइए, प्लास्टिक की क्वालिटी वगैरह, या फिर केबिन के अंदर में कोई आवाज़ वगैरह की कोई समस्या? आवाज़ तो कहना ही नहीं है, जब तक म्यूजिक ना बजाए आप तो इसमें जा ही नहीं सकते हैं। मतलब भर भर के आवाज़ है? पूरा एक्चुअली मैं इसमें बता ही नहीं सकता कि इसमें कहाँ से आवाज़ आती है, क्योंकि ये सर्विस स्टेशन वाले भी नहीं बता सकते कि कहाँ से आवाज़ आती है। वो भी नहीं पकड़ पाते? नहीं, वो कभी बोलते हैं इस डोर से आवाज़ है, उस डोर से आवाज़ है, उस डोर से आवाज़ है, फिर ठीक कर देते हैं, फिर ठीक कर देते हैं। वो कुछ दिन फिर से ठीक चलता है, उसके बाद फिर से वही प्रॉब्लम स्टार्ट। पावर विंडो का मेरा कुछ प्रॉब्लम था। अभी मैं फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ सर्विस स्टेशन के बारे में कि मेरा ये वाला पावर विंडो का क्या हुआ था कि इसका एक अंदर मोटर लगा हुआ होता है, वो मोटर मेरा ख़राब हो गया था। तो मैं गया सर्विस स्टेशन, बोला कि यार मेरा मोटर में प्रॉब्लम है कि क्या है पता नहीं, ये पावर विंडो क्या हो रहा था कि ये नीचे आ गया तो ऊपर नहीं जा रहा था, तो उसका एक बेल्ट होता है, वो बेल्ट टूट गया था। तो उन लोगों ने कहा कि सर 6,500 रुपया खर्चा लगेगा, आपको टोटल पूरा सेट चेंज करना होगा, पूरा डोर में जितना असेंबली है, पूरा जितना अंदर का जितना पार्ट होता है ना वो चेंज करना होगा। हम बोले यार मेरा एक बेल्ट टूटा हुआ है, मार्केट में 450 रुपये में मिलता है, मारुति का जेन्युइन। बोला सर आप ला करके दे दीजिए, मैं लगा देता हूँ, मेरे पास वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, मेरे पास पूरा सेट लगाना होगा आपको। हम बोले ठीक है। तो मैं क्या बोलते हैं उसको, NR की क्या होता है, वहाँ से मैं मारुति का जो जेन्युइन एसेसरीज वगैरह बेचता है, वो उससे मैंने ला करके उसे दे दिया। तो उन लोगों ने चेंज कर दिया। उसके बाद से जब से उन लोगों ने चेंज किया है, ये आवाज़ सुन रहे हैं? हाँ, आवाज़ आ रही है। और ये कितना दिन पहले आपने ये काम करवाया है? 10 से 12 दिन हुआ। तो भाई अगर मारुति वाले लोग कोई देख रहे होंगे तो आप इस तरह की समस्या को विशेष ध्यान दीजिए। 10 से 12 दिन आपके ऑथोराइज सर्विस सेंटर में ये गाड़ी सर्विस हुई है और पूरा यहाँ पर अच्छे तरीके से काम करके दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि 10 से 12 दिन के बाद में इसके पावर विंडोज़ में किस तरह की आवाज़ आ रही है। ये 10-12 दिन का बात नहीं है, मैं जिस दिन करा के लाया ना उसके बाद पानी पड़ी, उसके बाद से ही आवाज़ है। तो उन लोगों को बोला तो वो लोग बोला कि इसमें पानी चला गया है इसीलिए इस तरह का आवाज़ आ रहा है। तो हम बोले अच्छा ठीक है सर, पानी चला गया है, ठीक है। तो बाकी सब में तो पानी नहीं जा रहा है, इसी में सिर्फ जिसमें चेंज की उसी में पानी क्यों जा रहा है। बोले यार इतना दुनिया भर का गाड़ी वो लोग का पानी नहीं जाता, मेरा क्यों पानी जा रहा है। तो सर सबसे बड़ी बात है कि कार आदमी किस लिए खरीदता है? धूप और पानी से बचने के लिए खरीदता है। बारिश में गाड़ी को चलाएंगे तो ये तो कोई बहाना नहीं हुआ कि पानी आपके गाड़ी में चले गए जी हैं? जी। तो ये समस्या का सॉल्यूशन नहीं है। आफ्टर ऑल अगर देखा जाए तो अगर हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं तो क्या आप अपने किसी सगे संबंधी दोस्त भाई को मारुति की गाड़ी या फिर वैगनार, अभी तो नई जनरेशन वैगनार आ चुकी है 1 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ में और 1.2 लीटर के साथ में भी थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस हुए हैं, थोड़ी सी डिज़ाइन चेंज हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो कंपनी वही है, गाड़ी वही है। आप किसी को रेकमेंड करेंगे क्या ये? जी मेरी तो पर्सनल ओपिनियन रहेगी कि मारुति की गाड़ी ना ही ले तो बढ़िया। हाँ हालांकि अगर माइलेज चाहिए उनको उससे, हाँ 1 साल 2 साल तो अच्छी चलती है गाड़ी, नो डाउट, कोई तरह का आवाज़ वगैरह कुछ भी नहीं आता है। लेकिन बिल्ड क्वालिटी के मामले में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है ये। तो मेरे को मारुति की कुछ गाड़ियां हैं जो थोड़ी बहुत अच्छी लगती है बिल्ड क्वालिटी के मामले में। ये मारुति की एक ब्रेजा हो गई, एस क्रॉस तो शायद अब पेट्रोल में अब आना स्टार्ट हुआ है, एस क्रॉस बढ़िया है। फिर मारुति की अर्टिगा भी ठीक है, अर्टिगा भी मैं यूज कर चुका हूँ पहले, उसमें इस तरह का मुझे दिक्कत कुछ खास नहीं आया था। लेकिन मैं इस गाड़ी से बहुत परेशान हूँ। मतलब वैगनार से आप खासे परेशान? हाँ, वैगनार में किसी को कभी सजेस्ट नहीं करूँगा। आपको सर पता है कि वैगनार इंडिया में टॉप 10 सेलिंग मतलब कार के लिस्ट में हमेशा रहती है? मैं आज तक खुद डाउट में हूँ कि क्यों है खुद डाउट में हूँ कि क्यों है यार, क्या है इसमें? कुछ नहीं है। मैं तो इससे बहुत ज़्यादा बढ़िया अल्टो को मानता हूँ, अल्टो 800।
2.5-3 लाख की गाड़ी लीजिए, चाहे आप ब्रेजा एस क्रॉस या कोई भी गाड़ी आती है, सब में ब्लैक इंटीरियर सब में एक ही इंटीरियर डाले जाते हैं। तो इंटीरियर तो सब का ही बेकार मेरे को लगता है। ब्लैक इंटीरियर कौन देता है? कुछ तो ड्यूअल टोन वगैरह देना चाहिए, कुछ गाड़ी तो नई जनरेशन आ जाती है, लेकिन वो इंटीरियर वही सब सारे कस्टमर को यही कंप्लेन है मारुति से कि इंटीरियर वगैरह सारा सब में वही डाल देते हैं। अभी क्या है कि कैबिन के अंदर की नॉइज़ की अगर बात की जाए तो इसमें नॉइज़ तो भर के है, मतलब बिना म्यूजिक बजाए आदमी 2-4 किलोमीटर चल नहीं सकता। मैं बहुत बार इसे बना के देख चुका हूँ, सर्विस स्टेशन वाले करके देते हैं, फिर कुछ दिन चलती है उस तरह से, फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं से नॉइज़ आ जाती है। तो उन लोगों का कहना है कि सर गाड़ी काफ़ी पुरानी हो गई, ऐसे हो गई वैसे हो गई। तो मैं भी कहा कि चलो यार गाड़ी पुरानी हो गई, हो सकता है इसीलिए नॉइज़ आती होगी, लेकिन फिर भी मैं बहुत बार बनवा के देख चुका हूँ। तो उस तरह से नॉइज़ तो मेरे हिसाब से, मेरी भी पास गाड़ी है, बहुत पुरानी गाड़ी है। एक टाटा टियागो है मेरे फ्रेंड का, वो एक तो न्यू लिया है, एक और फ्रेंड का है, उसका 4-4.5 साल हो चुका है। अभी तक तो उस तरह का कोई नॉइज़ तो है नहीं उसमें। सर्विस सेंटर वाले लोगों को कन्वेंस करते हैं कि पुरानी हो चुकी है तो थोड़ी बहुत नॉइज रहेगी, लेकिन यही समस्या दूसरे ब्रांड की गाड़ियों में तो नहीं आती है। 4 साल पुरानी हो चाहे 5 साल पुरानी। मेरा कहना ये है कि भाई पुरानी हो गई तो क्या हो गया, मैं तो गाड़ी बढ़िया से चला रहा हूँ ना, मैं तो प्रॉपर मेंटेन कर रहा हूँ, सारा सर्विस आपके पास हो रही है। आप जैसे जैसे बोल रहे हो, तो पुरानी हो जाने का मतलब क्या है? आप जो भी चीज़, मान लीजिए जिस चीज़ से आवाज़ आ रही है उसे ठीक करो, मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ, तो आप आवाज़ तो कम से कम ठीक करो। रफ चलाता हूँ गाड़ी या बहुत ज़्यादा चलती है, भाड़े पे चलती है गाड़ी, तो जा करके आवाज़ आती है तो मुझे समझ में आता है। लेकिन इस तरह से पर्सनल यूज में चलाना, अच्छे से चलाना, तरीके से चलाने और सबसे बड़ी बात, जिस प्रॉब्लम को लेकर के आप सर्विस सेंटर गए हैं वो प्रॉब्लम वो ठीक करके दे दिए। ठीक करके लाने के बाद 8 से 10 दिनों में फिर से वही समस्या। मुझे तो लगता है कि मैं जब भी प्रॉब्लम लेकर के गया हूँ ना सर्विस स्टेशन, तो मैं जिस भी प्रॉब्लम को लेकर के गया वहाँ से मुझे डबल करके दिया है वो लोग प्रॉब्लम। एक्चुअली सर्विस तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन पता नहीं वो लोग काम किस तरह से करते हैं, जो कि जिस काम को करते हैं वो कम प्रॉब्लम को डबल करके दे देते हैं वहाँ से। सर्विस सेंटर बहुत बढ़िया है, लेकिन काम करते हैं, लेकिन काम करने के बाद समस्या और डबल हो जाता है। काफ़ी जानकारी आज अंशु जी ने वीडियो में दिया है, और चलिए इस कार को थोड़ा सा चला करके देखते हैं और इस कार के केबिन के अंदर में क्या नॉइज़ है, किस तरह से आती है। हालांकि अंशु जी ने काफ़ी कुछ बताया है कि इस कार में सिर्फ माइलेज के सिवा कुछ भी अच्छा नहीं है, और केबिन के अंदर में अगर आप बिना म्यूज़िक के चलते हैं तो किसी एक जगह से नॉइज़ नहीं आती है, हर जगह से नॉइज़ आती है। तो चलिए एक बार हम लोग भी चलते हैं और इस कार को चला के देखते हैं कि अभी ये कार चलने में कैसी है। तो ये वैगनार की चाबी है और ये VXI मॉडल है। तो इस कार के की में आपको लॉक और अनलॉक 2 तरह का बटन मिलता है, और इस कार को अब चला करके देखते हैं। चलिए किस तरह से ये कार चलाने में लगती है। आ जाओ, अंदर आ जाओ। तो अभी हम लोग कार के अंदर में आ चुके हैं और ये देख सकते हैं कार की डैशबोर्ड, जैसे अंशु जी ने बताया था, पूरा ब्लैक इंटीरियर दिया गया है, और प्लास्टिक की क्वालिटी आपको ओके सी मिलेगी, बहुत ही बढ़िया आपको यहाँ देखने को नहीं मिलता है। स्टीयरिंग में कोई भी माउंटेड कंट्रोल नहीं है, ये VXI मॉडल है। कार को हम स्टार्ट करते हैं और अब देखिए केबिन के अंदर में क्या नॉइज़ आ रहा है। कार स्टार्ट हो चुकी है, चलिए इसको चलाते हैं। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि हम लोग कार एक ग्राउंड में पार्क किए हुए हैं, और आगे में काफ़ी ख़राब सड़क है, तो थोड़ा सा हम लोग ख़राब सड़क में भी इसकी देख लेते हैं कैसी परफॉर्मेंस है। और ये जैसे बता रहे थे कि केबिन के अंदर में काफ़ी रेटलिंग साउंड है, और जैसे ही मैंने कार को चलाना प्रारंभ किया है तो सबसे पहला मेरा जो ऑब्जर्वेशन है कि इस कार की स्टीयरिंग जो है वो थोड़ी सी हार्ड हो चुकी है समय के साथ में। जैसा कि आपने कहा कि इसकी स्टीयरिंग हार्ड लग रही है आपको, गाड़ी उठा नहीं रहा है, पावर का कमी नहीं, ज़्यादा में जाना पड़ेगा, एक्सेलरेशन ज़्यादा चाहिए, पावर बहुत कम है इस गाड़ी में।
एसी चलने के बाद मैंने जैसा कि कहा कि एसी चलने के बाद इसमें पावर बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग ख़राब रास्ते पर गाड़ी को लेकर के जा रहे हैं और बाहर में उमस है, तो जिसके चलते हम लोग कार के अंदर में आते ही एसी को चालू किए हुए हैं और साफ साफ हमें इस कार में पावर लैग की समस्या दिख रही है। हमने 2 बार इस कार को दूसरे गियर पर उठाने की कोशिश की और सफिशिएंट पावर नहीं मिलने की वजह से हमारी कार जो है वो 2 बार बंद हुई। तो एसी के साथ में इस कार में आपको पावर ज़रूर कम महसूस होती है। और जिस तरह से ये बता रहे थे नॉइज़ की, डैशबोर्ड की बाईं ओर से वाइब्रेशन की नॉइज़ आ रही है। जैसे ही पावर लैग की समस्या आती है, गाड़ी स्ट्रगल करती है उठने के लिए, उस समय पूरा आपका डैशबोर्ड जो है वो हिल जाता है। आमतौर पर माना जाता है कि टाटा की गाड़ियों में वाइब्रेशन की समस्या है, लेकिन यहाँ पर मारुति के कार में भी आपको वाइब्रेशन की समस्या देखने को मिल रही है। और अभी हाईवे पर आ चुके हैं और हाईवे में आने के बाद में इस कार के अंदर से मतलब काफ़ी एविडेंट नॉइज़, डैशबोर्ड से आवाज़ आ रही है, पावर विंडोज़ से आवाज़ आ रहे हैं। माइक अगर नॉइज़ रिड्यूस नहीं कर पा रहा होगा तो आप लोगों को शायद पता चल रहा होगा, मतलब एसी के ब्लोअर की आवाज़ नहीं है, एसी का जो कंप्रेसर है वहाँ से कोई आवाज़ आ रहा है। और लेफ्ट साइड का जो सस्पेंशन है वहाँ से पूरा धड़ धड़ आवाज़ आ रही है। मतलब थोड़ा बहुत नहीं, पूरा केबिन के अंदर में, मतलब अगर आप म्यूज़िक लगा करके नहीं चलेंगे तो ये नॉइज़ आपको बहुत ज़्यादा यहाँ महसूस होने वाला है। अच्छा, एक बार इसका एसी को बंद करिए तो थोड़ा सा इसको हम भगा के देखते हैं। हमने पूरा एक्सेलरेशन दे दिया है, पैडल पर हमने पाँव रख दिया है और जितनी गाड़ी रिस्पॉन्स करनी चाहिए वैसा रिस्पॉन्स इस इंजन से आपको नहीं मिलेगा। अभी नई जो वैगनार आ रही है उसमें भी आपको 1 लीटर का इंजन मिलता है। तो अगर आप मारुति के ही कार खरीदना चाहते हैं और वैगनार ही खरीदना है तो आपके लिए बेहतर ऑप्शन होगा कि आप जो 1.2 लीटर का जो पेट्रोल इंजन है उसके साथ में जाएं। ये 1 लीटर इंजन के साथ में आप ना जाएं। इसमें आपको डेफिनेटली पावर कम की समस्या ज़रूर आपको देखने को मिलेगी। यहीं से हम लोग गाड़ी को यू टर्न ले लेते हैं। स्टीयरिंग बॉक्स पूरा चेंज हो चुका है ना। पूरा स्टीयरिंग बॉक्स नया लगा है। वो हमको भी पूरा पहले टाइट लग रहा था स्टीयरिंग, तो बोले शोरूम वाले को कि टाइट है, तो वो लोग बोला कि सर आपका स्टीयरिंग बॉक्स में प्रॉब्लम है, स्टीयरिंग बॉक्स चेंज करिए ठीक हो जाएगा। एक्सेल 6 है ना। इसका बड़ा अजीब है यार ये गाड़ी। हाँ, एक्सेलरेशन ज़्यादा देना पड़ता है। ये सब देख रहे हैं, सब काम करवा के आए गाड़ी का। आवाज़ देख रहे हैं, काम किया हुआ गाड़ी है, प्रॉपर सर्विस कर मानसून रेडी करवा के लाए हैं गाड़ी। आपका गाड़ी के पीछे लगा हुआ भी है उसका स्टिकर। हाँ, मतलब कितना दिन हुआ है इसका? 10 दिन। मानसून कब घुसा है आपका? ये 1 महीना भी नहीं हुआ है। 1 महीना पहले मतलब फुल सर्विस फुल सर्विस गाड़ी का 10,000 रुपया दे करके गाड़ी पूरा सर्विस करवा के लाए। और ये ऑथराइज सर्विस सेंटर में कि बाहर में? नहीं, मेरा जो भी काम हुआ है आज तक, जो भी एक नट भी लगवाए तो ऑथराइज सर्विस सेंटर से ही करवाए। दिक्कत तो है केबिन के अंदर में। नॉइज तो मतलब अनएक्सपेक्टेड है, बहुत ज़्यादा नॉइज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जैसे ही एसी ऑन हो रहा है तो पावर लैग की समस्या काफ़ी ज़्यादा है। अंशु जी बता रहे थे कि ये स्टीयरिंग का जो पूरा बॉक्स है, कॉलम है, वो फुल चेंज हुआ है और इसके बावजूद भी इसकी जो स्टीयरिंग है वो काफ़ी मतलब हार्ड मुझे महसूस हो रही है। हाँ। ठीक है, अगर आप सेकेंड हैंड पुरानी वैगनार को भी लेने का सोच रहे हैं तो एक बार अच्छे ढंग से रिसर्च कर लीजिएगा। परेशान किया हुआ हमको ये गाड़ी पूरा। बाप, झटके भी ले रही है। लो आरपीएम में पूरा गाड़ी झटका ले रहा है। दूसरा चीज़ है कि इस गाड़ी में
लो आरपीएम में पावर लेग तो मिलता ही मिलता है, लेकिन जैसे ही आपके आरपीएम हाई होते हैं, मतलब 3000-4000 आरपीएम के ऊपर आपकी कार जाती है, तो इंजन भी नॉइजी होने लगता है। इंजन का भी नॉइज आपको कार के अंदर में महसूस होने लगता है। ऐसा महसूस हो रहा है कि इस कार में सस्पेंशन नाम की चीज़ भी कोई है, नामो निशान नहीं। इस तरह का मतलब अनुभव मारुति की कार से, वैगनार से, मुझे तो अगर किसी को रेकमेंड करना हो तो ये गाड़ी कभी भी मैं किसी को रेकमेंड ना करूं। आप देख सकते हैं पूरी डैशबोर्ड हिल जाती है। ऐसा आवाज़ आ रहा है जैसे कि कोई लोहे की बाल्टी कार में रखी हो और एकदम खन खन की आवाज़ आ रही है। उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं इसी तरह के किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय झारखंड, वंदे मातरम।